एक सिंगल हमला और आज इंडिया और पाकिस्तान दोनों जंगी सूरत हाल फेस कर रहे हैं। इंडिया ने सीधा 1960 की वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। इंडिया पाकिस्तान वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है और पाकिस्तानी नेशनल्स का वीजा रोक दिया है। Until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border troops. पाकिस्तान ने भी बदले में जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी जहाज इंडिया का पाकिस्तान के एयर स्पेस में से गुजर नहीं सकता है, उसे लंबा रूट लेकर जाना होगा। डिप्लोमेट्स और वीजा को लेकर सेम इंडिया की तरह के एक्शंस लिए हैं, जबकि इंडिया के इंडस रिवर की ट्रीटी को सस्पेंड करने के ऊपर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का ऐसा कहना है कि पानी की सप्लाई में कोई भी डिस्टर्बेंस एक्ट ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। The treaty is a binding international agreement brokered by World Bank. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan will be considered as an act of war. A familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain. सोशल मीडिया पे तो वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस अभी से मीम्स के थ्रू देखने को मिल रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का ऐसा कहना है कि हम सिर्फ उनको नहीं पकड़ेंगे जिन्होंने ये हमला किया, बल्कि उनको भी ढूंढेंगे जो पर्दे के पीछे बैठकर ये सारी साजिश कर रहे हैं। हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की बात कर रहे थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का ऐसा कहना था, पाकिस्तान को ब्लेम करने से कश्मीर का ऑक्यूपेशन का इशू नहीं सुलझेगा। उन्होंने वार्न किया कि हर तरह के मिलिट्री रिस्पांस का जवाब बराबर दिया जाएगा, टिट फॉर टैट दिया जाएगा। And if things get wrong, there could be tragic outcome of this confrontation. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर इंडिया और पाकिस्तानी सोल्जर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ है। यूनाइटेड नेशन चीफ ने दोनों गवर्नमेंट से मैक्सिमम रिस्ट्रेंट दिखाने को कहा है। रोजाना पाकिस्तान या फिर इंडिया की तरफ से कोई नया एक्शन देखने को मिल रहा है या फिर कोई नई रिटेलिएशन देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान और इंडिया वाकई में जंग करने के काबिल भी हैं या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे सारा कहते हैं और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि ये दोनों कंट्रीज जो कि इस वक्त जंगी सूरत हाल से गुजर रही हैं सोशल मीडिया पर, क्या इन रियल लाइफ ये किसी जंग को फेस कर सकती हैं या फिर इन रियल लाइफ का ये दोनों कंट्रीज इस काबिल हैं कि वो किसी भी तरह की जंग को या फिर किसी भी तरह की छोटी जंग को अफोर्ड कर सकें। अब आज जो जंगी सूरत हाल हमें देखने को मिल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया इससे पहले कई छोटी छोटी जंगें कर चुके हैं जिनमें दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इस मरतबा की सिचुएशन थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग दिख रही है, क्योंकि जहां पर दोनों कंट्रीज काफी सीरियस दिखाई दे रही हैं वहां पर कोई सीरियस एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। अब जैसा कि ये टेंशन कोई इंडिया पाकिस्तान के लिए नई नहीं है, बल्कि इससे पहले भी इस तरह की सिचुएशन से हम गुजर चुके हैं। तो बात करते हैं नेशनल आर्काइव की एक पुरानी रिपोर्ट के बारे में, जो कि 1980s और 1990s के डिस्क्वालीफाइड US इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। ये आज के इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको काफी अच्छे से कवर करती है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिटेलिएशन के मुताबिक कश्मीर 1947 से एक बड़ा प्रॉब्लम रहा है और साथ ही कोई पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इस जंग को लेकर न्यूक्लियर रिस्क बढ़ रहा है। अब 90s के टाइम पे क्या सिचुएशन थी, हम एक ओल्ड रिपोर्ट को पढ़कर बताएंगे। 1989 की रिपोर्ट कहती है कि उस टाइम पर जंग करना ज्यादा पॉसिबल नहीं था, लेकिन कश्मीर और एक्सट्रीमिस्ट सपोर्ट के जो एलिगेशन है या फिर मिसकैलकुलेशन है उससे न्यूक्लियर फाइट हो सकती थी। इंडिया के पास मिलिट्री एज था, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उसका बड़ा डिफेंस था। 1993 की रिपोर्ट ने कहा था कि 1 in 5 चांस है वॉर हो सकती है। कश्मीर का इशू दहशतगर्दी या फिर PJP जैसी पार्टीज इशू बन सकती हैं या फिर इनकी वजह से जंग हो सकती है। अब ये 90s के टाइम की रिपोर्ट है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं कि आज सिचुएशन हमें कुछ इसी तरह की मिल रही है। आज ये जंगी बातें हो रही हैं कश्मीर की इशू को लेकर नहीं, लेकिन बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर। तो 90s के टाइम पर दी गई ये वार्निंग्स आज भी काफी ज्यादा मैटर करती हैं। पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट डॉन बोलता है कि डिप्लोमेसी चाहिए, क्योंकि जंग को कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया का पाकिस्तान को ब्लेम करना और फिर मीडिया का इस तरह के स्टेटमेंट्स देना इस सब सिचुएशन को बढ़ावा दे रहा है। अब ये सब तो वार्निंग्स वगैरह की बात हो गई, अब रियल टॉक्स करते हैं। ये देखते हैं कि दोनों कंट्रीज मिलिट्री में या फिर डिफेंस में कितनी ज़्यादा कैपेबल हैं या फिर दोनों एक दूसरे के मुकाबले में कितनी ज़्यादा एडवांस हैं।
सबसे पहले मोस्ट पावरफुल आर्मीज की मिलिट्री रैंकिंग की बात कर लेते हैं। इसमें इंडिया पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इंडिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट 2025 की अपडेट में इंडिया का एस्टिमेटेड वॉरहेड्स का काउंट है 164, जबकि पाकिस्तान के वॉरहेड्स काउंट किए गए हैं 170। अब दोनों को लेकर ये पॉसिबिलिटीज बताई गई हैं कि 150 से 200 के दरमियान ये नंबर इनका होता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान की न्यूक्लियर इन्वेंट्री का ऐसा भी मानना है कि वो एक्टिवली डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, और एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि बहुत जल्द मे बी पाकिस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्सेनल बन सकती है 2025 तक, जिसके पास 220 से 250 वॉरहेड्स हो सकते हैं। जॉर्गन जॉश के मुताबिक इंडिया के पास 4201 टैंक्स हैं, 513 फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल, और 293 वेसल्स वाली नेवी है एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। इसके अलावा गुड रिटर्न्स के मुताबिक इंडिया के पास 1.46 मिलियन एक्टिव सेना और 75 बिलियन डॉलर्स का बजट है, डिफेंस बजट। अब पाकिस्तान के पास आ जाओ तो ग्राउंड रिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक 650,000 ट्रूप्स हैं और 7.64 बिलियन बजट है डिफेंस का। जागरण जॉश के मुताबिक 2627 टैंक्स हैं, जबकि 328 जेट्स हैं जैसे F-16, 121 वेसल्स वाली नेवी है, जबकि पाकिस्तान इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट ओन नहीं करता है। पाकिस्तान को रिसोर्सेज और बलूचिस्तान जैसे इश्यूज को फेस करना पड़ता है, इसी वजह से इंडिया के पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं और ज्यादा मिलिट्री एडवांसेस है, जबकि पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में। लेकिन पाकिस्तान के चाइना जैसे दोस्त हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बैलेंस रख पाता है। अब वापस से अगर हम 90s में चले जाएं तो उस टाइम पर सिचुएशन थोड़ी चेंज थी। उस टाइम पर इतने ज्यादा न्यूक्लियर एडवांसेस दोनों कंट्रीज के पास नहीं थे। 1981 की रिपोर्ट ये बोलती है कि इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर सकता था, स्ट्राइक्स कर सकता था, और 1986 की CIA की रिपोर्ट का ऐसा भी कहना है कि इंडिया के प्लान्स जरूर थे ये सब करने के, लेकिन पाकिस्तान की आगे से जवाबी कार्रवाई का थोड़ा बहुत खतरा था। लेकिन आज सिचुएशन उस टाइम से काफी अलग है। तो आज जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स दोनों के पास बराबर के हैं और दोनों तकरीबन बराबर की पावर रखते हैं, तो इस टाइम पर और भी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एक जंगी सूरत हाल के या फिर एक प्रॉपर जंग के। अब वैटसन इंस्टीट्यूट का ऐसा मानना है कि इंडिया को एक जंग के लिए हर साल 50 से 100 बिलियन डॉलर्स चाहिए होंगे। पाकिस्तान को इस जंग में 10 से 20 बिलियन डॉलर्स हर साल चाहिए होंगे। अब अगर देखा जाए तो NRP के मुताबिक इंडिया के पास 627 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है, तो कुछ टाइम तक तो वो संभाल सकता है इस जंग को। लेकिन बड़ा नुकसान भी होगा, क्योंकि जंग से इकोनॉमी और ट्रेड दोनों टूट जाएंगी, तो फिर और ज्यादा पैसा नहीं आएगा कहीं से भी। इसके बाद पाकिस्तान के पास सिर्फ 13 बिलियन डॉलर्स के आसपास रिजर्व है, तो जाहिर है इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान का वॉर स्पेंडिंग्स में रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की माने तो एक वॉर को हैंडल करने के लिए इकोनॉमी का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडिया की इंडस्ट्री शॉर्ट टर्म में काम आ सकती है, लेकिन अगर ऑयल का दाम बढ़ गया तो बड़ा रिस्क हो जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है, अपनी GDP का 4% सिर्फ डिफेंस पर खर्च करता है, तो पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक लेवल पर सिचुएशन थोड़ी ज्यादा खराब है। लेकिन अगर इकोनॉमिक लेवल पर बात कर रहे हैं तो हम हिस्ट्री से क्या कुछ सीख सकते हैं। 90s 80s में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में वॉर कर रहा था, तो वो टूटे कहां से थे? वो 50 बिलियन डॉलर्स पर ईयर के खर्चे की वजह से टूट गए थे थोड़ा सा। ईरान और इराक दोनों अपनी 1980s की लड़ाई में 80 बिलियन डॉलर्स का कर्जा चढ़ाकर बर्बाद हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा खतरा हमें इस लड़ाई में क्या देखने को मिलता है? अगेन अगर नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव की रिपोर्ट पढ़ें तो 2025 में अगर न्यूक्लियर जंग हो जाती है तो 5 करोड़ लोग सीधा मर सकते हैं। दुनिया में न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, बिलियंस ऑफ लोग भुखमरी से मर सकते हैं। 1981 की एक स्टडी के मुताबिक अगर कराची की न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक हो जाता है तो पाकिस्तान में 10 से 20 हज़ार थायराइड कैंसर के केसेस हो सकते हैं। इन टोटल काफ़ी सीधी बात है कि दोनों कंट्रीज इस टाइम पर जंग को घसीट नहीं सकती या फिर लंबे टाइम के लिए नहीं खींच सकती। इससे ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज को नुकसान होगा, बल्कि पूरी दुनिया को एज अ होल नुकसान पहुंच सकता है अगर इन दोनों के दरमियान जंग हो जाती है और वो लंबी खिंच जाती है। तो अगर जंग से रिटेलिएट नहीं करना तो फिर हम कैसे एक दूसरे से लड़ सकते हैं? इस तरह तो हम एक दूसरे को जवाब ही नहीं देंगे तो फिर सिचुएशन तो और ज्यादा खराब हो जाएगी, राइट? तो हम कैसे एक दूसरे को जवाब दे सकते हैं जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं? तो इस वक्त क्या आपने इंडिया और पाकिस्तान से बाहर नोट किया है कि क्या चल रहा है? इस वक्त US और चाइना एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। हाँ, बज़ाहिर ये जंग दिख नहीं रही, लेकिन एक बहुत बड़े लेवल पर ये जंग चल रही है। US और चाइना ने एक दूसरे पर 200 बिलियन के गुड्स पे 25% टैरिफ लगा के जंग लड़ी है। ये तरीका है दो न्यूक्लियर पावर्स के आपस में लड़ने का, क्योंकि अगर किसी और तरह से जंग लड़ी जाती है तो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान आखिरी ऑप्शन न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज करना रह जाता है। और जब न्यूक्लियर वॉरहेड्स का यूज किया जाता है तो ना सिर्फ इन दो कंट्रीज को नुकसान पहुंचता है, बल्कि ग्लोबली आसपास की कंट्रीज को भी बहुत बड़ा डैमेज पहुंचता है। इसके अलावा
डिप्लोमेटिक आइसोलेशन भी एक तरीका है। जैसे यूएस ने 1960 में क्यूबा को पूरी दुनिया से अलग कर दिया था। साइबर अटैक्स भी एक बहुत बड़ा वेपन है जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है, ना कि सिविलियंस को। जैसे कि 2019 में इंडिया ने पाकिस्तान के बैंक्स पर साइबर अटैक किया था, जिससे अच्छा खासा नुकसान हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान के करंट कॉन्टेक्स्ट में अभी काफी नॉर्मल स्टेप्स लिए गए हैं। जैसे कि टेंशन जैसे ही बढ़ी, डिप्लोमेट्स को निकाल दिया गया। इंडिया यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में घसीट दिया जाए। जबकि अगर सिचुएशन और ज्यादा खराब होती है तो पाकिस्तान UN में चाइना का सपोर्ट ले सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। साथ ही अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म कर देता है, जो कि एज सच पॉसिबल नहीं है और ना ही इतना आसान है, लेकिन अगर कर देता है तो पाकिस्तान की खेती बाड़ी पर असर हो सकता है। अगर साइबर अटैक्स की बात की जाए तो पाकिस्तान साइबर अटैक्स का यूज कर पावर ग्रिड्स को नुकसान पहुंचा सकता है। दोनों कंट्रीज अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को यूज कर टेक और ट्रेड लेवल पर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और आपस में एक ट्रेड और टेक कंपटीशन या फिर वॉर शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर टू यूएस एंड चाइना। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से इसहाकदार ने ऐसा कहा है कि इंडिया अगर प्रॉपर एविडेंस शेयर कर देता है हमले के लिए और अगर रफ एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व्ड मिलते हैं तो पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। दोनों के दरमियान अगर इस तरह की डिप्लोमेसी की जाए तो टेंशन कम हो सकती है और जंग की जो चांसेस हैं वो और कम हो सकते हैं। तो एज पर नाउ दोनों कंट्रीज इसको अवॉइड ही करेंगी और एक दूसरे को सिर्फ धमकाने का ही काम करेंगे। लेकिन अगर दोनों ममालिक जंग को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं तो फिर आसपास के नेबरिंग कंट्रीज या फिर यूएस, यूनाइटेड नेशंस ये सब नहीं होने देंगे, क्योंकि जाहिर है जंग से सिर्फ इन दोनों को नुकसान नहीं होगा बल्कि आसपास सभी कंट्रीज को होगा। हाँ, अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर छोटे मोटे अटैक्स करते हैं, LOC पर अटैक्स वगैरह करते हैं तो उससे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज को कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही यूएस को कोई फर्क पड़ेगा। इंटरनली थोड़ा बहुत डिफेंस लेवल पर या फिर मिलिट्री लेवल पर नुकसान हो सकता है। जवाब देना है तो चाइना और यूएस की तरह ट्रेड और टेक कंपटीशन किया जाए। वो कहते हैं ना, वहां मारो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। यानी कि अगर हम फिजिकल वॉर करते भी हैं तो इससे दोनों तरफ नुकसान होगा। नुकसान वो करो जो सिर्फ गवर्नमेंट का नुकसान हो, आम सिविलियंस का नुकसान ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है इन सभी एक्शंस के लिए, आम सिविलियंस या फिर आम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दोनों कंट्रीज को इस टाइम पर सोच समझकर फैसले लेने की या फिर सोच समझकर एक्शंस लेने की जरूरत है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।